नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, पहले समझते हैं नैतिक विकास क्या है उसके बारे में। नैतिक विकास किसी व्यक्ति में उचित अनुचित सही गलत व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप जो व्यवहार करने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसी को कहते हैं नैतिक विकास। अर्थात किसी व्यक्ति के किस व्यवहार को किस आधार पर सही कहा जाए, गलत कहा जाए, उचित कहा जाए, अनुचित कहा जाए, ये जो तर्क करने की क्षमता होती है, इसी को कहते हैं नैतिक विकास। ठीक है, तो देखिएगा, कोहलबर्ग ने अपना कोई नया नैतिक विकास सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया या काम किया। ठीक है, अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत के अध्ययन के लिए 10 से 16 वर्ष के लड़कों के समूह पर प्रयोग किया और इस प्रयोग के दौरान उन्होंने लड़कों के समक्ष एक यूरोप से संबंधित काल्पनिक कहानी रखा, जिस कहानी को हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक हिंज नाम का पात्र है जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। अगर उसको दवा नहीं मिलेगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, और उसी के घर के आसपास एक ऐसा दवाई दुकानदार है जो खुद से एक ऐसा दवा तैयार किया है जिस दवाई से इसके पत्नी का मतलब कैंसर का इलाज हो सकता है। तो इन्होंने हेंज ने उससे संपर्क किया। ठीक है, और वो दवाई दुकानदार क्या किया था कि उसको $200 लगभग लागत आया था, तो वह $200 के बदले वह $2000 में उसको बेचना चाहता था। तो जब उससे हेंज संपर्क किया तो उन्होंने अपने समय $2000 की मांग किया। तो हेंज के पास उतना पैसा नहीं था, तो हेंज गया घर और अपना पैसा का इकट्ठा करने का मतलब जुगाड़ किया, नहीं हो पाया। अगल बगल सबसे ले करके गया तो लगभग $1000 उसके पास पूरा। तो $1000 लेकर के उस दवाई दुकानदार के पास गया और उस दवाई दुकानदार को इसने कहा कि आप मेरे पास $1000 है, आप मुझे 1000 में कृपया इस दवा को दे दीजिए। ठीक है, लेकिन वह दवाई दुकानदार ने देने से मना कर दिया। तब फिर इन्होंने एक और प्रस्ताव रखा कि $1000 आप अभी ले लीजिए और बाकी का $1000 में बाद में आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये दवाई की जरूरत है, कृपया मुझे दवाई दे दिए। दुकानदार ने हेंज के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दवाई देने से मना कर दिया। ठीक है, तब हेंज घर चला आया और तब रात को जाकर के इसने उसकी दवाई दुकान से चोरी करके दवा को चुरा लिया। ठीक है, ये सिचुएशन कहानी में इन्होंने बताया और बच्चों से पूछा क्या हेंज ने सही किया, क्या हेंज ने गलत किया। तो क्या किया, उसके तर्क को, बच्चे के तर्क को समझने का प्रयास किया। ठीक है, इस समझने के मैंने इसी तर्क के समझने के दौरान उन्होंने नैतिक दुविधा, मैंने बच्चा को नैतिक दुविधा में डालने का प्रयास किया और नैतिक तर्कना, उसे उस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए जो तर्क देता था उसी को कहता था नैतिक तर्कना। ऐसे तर्क दिया गया। ठीक है, तो अब देखिएगा, नैतिक दुविधा किसको समझते हैं? वैसा सिचुएशन जहां आप नैतिक निर्णय लेने में फंस जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं, वहां लेना बड़ा कठिन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, जैसे इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का के समक्ष ये प्रस्ताव रखा जाए कि आपको पत्नी और मां में से किसी एक को चुनना है, तो उसके लिए ये क्या काम करेगा? नैतिक दुविधा। उसको लगेगा कि पत्नी को चुने कि मां को चुने, वो जो कंफ्यूजन होगा उसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग नैतिक तर्कना को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति नैतिक दुविधा में फंसा रहता है तो उससे जो तर्क वितर्क करके बाहर निकलता है उसी को कहते हैं नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, और नैतिक दुविधा को कहते थे मोरल डायलेमा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के संदर्भ में इन्होंने अपने सिद्धांत का अध्ययन किया और 3 स्तर और 6 चरण या 6 अवस्थाओं का जिक्र किया, जो कि निम्न है। हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसी का नाम है पूर्व रूढ़िता, इसी का हिंदी में और नाम होता है पूर्व प्रथागत, पूर्व अभिसामयिक और पूर्व लौकिक, जिसका उम्र हो जाएगा 4 से 10 वर्ष। ठीक, अब देखिएगा, दूसरा है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, इसका है 10 से 13 वर्ष। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल,
13 वर्ष से ऊपर। इसी में फिर ये सब नाम जुड़ जाएगा, उत्तर रूढ़िता, उत्तर प्रथागत, उत्तर अभिसामयिक, उत्तर लौकिक, इस तरह से आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग पहला पे ध्यान देते हैं। अब देखते हैं पूर्व परंपरागत या रूढ़िता या प्रथागत या अभिसामयिक, इस स्तर के बारे में समझते हैं। इस स्तर पर बच्चे की अपनी नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस बच्चे के ऊपर थोपा जाता है। जैसे देखिएगा, इस अवस्था का पहला हम लोग, इस स्तर का पहला हम लोग पढ़ते हैं अवस्था क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। मतलब इसको कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यदि कोई बच्चा दंड या लोभ के डर से आज्ञा का पालन करता है तो उसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, बच्चा की यहाँ अपनी नैतिकता नहीं है, या तो दंड के वजह से या लोभ के वजह से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है और बच्चे को कहेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर थूक फेंक दो। बच्चे की अपनी नैतिकता नहीं है, उसको ऊपर कहेंगे कि थूक फेंक दो। ठीक, अगर थूक फेंको नहीं तो मारेंगे, तो डर, मार के डर से क्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर थूक फेंक देगा, क्योंकि उसकी अपनी नैतिकता नहीं है। तो उसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता में वो बच्चा है। ठीक, या इसी चीज को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जा रहा था उसको कहेंगे गाली दे दो, गाली दे दोगे तो तुम्हें एगो ट्रॉफी देंगे, तो लोभ के कारण भी अगर कर रहा है तो उसमें भी उसको क्या कहते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, लोभ या दंड के कारण अगर आज्ञा का पालन करता है तो उसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। देखिएगा एग्जाम में क्या पूछा है, इससे सो समझाते हैं, सो समझते हैं। एग्जाम में पूछा था इससे प्रश्न कि एक लड़की कक्षा में इसलिए नहीं बात करना चाहती है सहेली से कि अध्यापिका उसे क्या करेगी, कक्षा से बाहर कर देगी, तो दंड की वजह से हो गया। या एक लड़की घर में माँ मिठाई लाई है मेहमान के लिए, लेकिन लड़की खाने से डरती है, तो उसको कहाँ है, मतलब नहीं खा पाती है, तो क्या है कि माँ के डर से नहीं खाती है, तो उसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, इसका जो दूसरा अवस्था है साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता। ठीक है, परंपरागत जो है पूर्व परंपरागत, इसकी दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता, या इसी का नाम है यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता, या इसी को नाम है लेन देन उन्मुखता, या इसी को कहते हैं जैसे को तैसा अवस्था। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। इस स्तर पर जब बच्चा रहता है, इस अवस्था में बच्चा रहता है, तो बच्चा का जो नैतिकता होता है वो क्या करता है, वो व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से रहता है। व्यक्तिगत जरूरत यानी मैंने आदान प्रदान पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब उसके आदान प्रदान पर निर्भर करता है। जैसे देखिएगा इसमें कि अगर एक बच्चा किसी दूसरे बच्चा को एक थप्पड़ मार दिया, दूसरा बच्चा भी उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो उसको कहते हैं लेन देन, या इसी को कहते हैं जैसा को तैसा। यदि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे का पेन ले लिया, दूसरा बच्चा उसका भी अगर कुछ ले लेता है, कलम ले लिया या उसका मान लीजिए कॉपी ले लिया, तो उसी को कहते हैं साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता। ठीक, इसी को कहते हैं लेन देन। ठीक, अब देखिए ध्यान रखिए, इससे जो क्वेश्चन पूछा है, एक लड़का या मैंने कोई बच्चा है, वो घर का काम इसलिए कर देता है कि ताकि उसकी मम्मी पापा उसे पुरस्कार दें या पैसा दें। ठीक, तो उसको कहते हैं क्या, लेन देन या साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता। जैसे आप किसी बच्चा को कहिए कि एक गिलास पानी पिलाओ, पानी पिलाओगे तो 5 रुपया देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, पानी लाते ही आपके पास क्या कहेगा, तुरंत 5 रुपया दीजिए, तो उसी को कहते हैं साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता, या उसी को कहते हैं लेन देन उन्मुखता। ठीक, अब इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अब अगला आते हैं परंपरागत स्तर, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिएगा, इस स्तर पर भी बच्चा की अपनी नैतिकता नहीं होता है। इस स्तर पर बच्चा जो नैतिकता का पालन सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नैतिकता का पालन, अनुरूप नैतिकता का पालन यहां पर बच्चा करेगा। ठीक है, उसकी भी अपनी नैतिकता नहीं होगी। वैसे नैतिकता जिसको समाज अच्छा कह रहा है और समाज द्वारा बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, उसी को कहते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में के अनुरूप नैतिकता का पालन। जैसे पहला है उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, इसी को कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक, अब देखिएगा, इसी का दूसरा नाम है परस्पर एकरूपता उन्मुखता। ठीक, या इसी को कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। देखिए इसमें क्या है कि इस स्तर पर बच्चा
समाज में जो कोई नैतिकता का प्रतिमान बना हुआ है उसको जो अच्छा कहा जाता है, अच्छा कहलाने के लिए बच्चा उसका पालन करता है, उसी को कहते हैं उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। जैसे समझिए जैसे समझिए एक लड़का, देखिए इस स्तर पर मैंने कुल मिला के इस पे होता है कि इस स्तर पर अगर कोई बच्चा होता है उत्तम लड़का या अच्छी लड़की या कहता अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता में, तो वह उसका यह मानना रहता है कि समाज उसको अच्छा कहे उस तरह का व्यवहार करेगा। यानी माता पिता से, समाज से, अन्य व्यक्तियों से वो क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है और उसके अनुसार अपने आप को क्या करता है, डाले रहता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। लोग अच्छा कहे तो उसी को कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। देखिए इसके बारे में समझते हैं मेन रूप से क्या रहे एग्जाम जब पूछा जाता है। देखिएगा इस अवस्था में बच्चा सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप नैतिकता का पालन करेगा, सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप नैतिकता का पालन करेगा, उनके अपेक्षानुसार नैतिकता का पालन करेगा, तो उसी को कहेंगे अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। ठीक, गुड बॉय गुड गर्ल। अब देखिएगा कहेगा एक लड़की घर का काम इसलिए मैंने कर देना चाहती है ताकि उसकी मम्मी पापा उसकी क्या करे, प्रशंसा करे, तो उसको क्या समझ जाएंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। ठीक, अब देखिएगा इसी का परंपरागत का दूसरा है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। इसको कहते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब कि सामाजिक नियम एवं कानून व्यवस्था है उसको हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, उसका हर हाल में पालन करेंगे, तो उसी को कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। मतलब जो समाज में जिसका समाज का सब लोग नैतिकता का प्रतिमान बनाया है उसको हम लोग हर हाल में पालन करेंगे, समाज के नियम कानून को पालन करेंगे, ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, सोशल ऑर्डर को, तो उसी को कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। जैसे एक व्यक्ति यह तर्क देता है समाज ही तय करेगा क्या सही है क्या गलत है, मतलब हम अपना कुछ नहीं देंगे, अगर हमको समाज जो कहेगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, तो व्यक्ति कहाँ है, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक है, इसी को लिखा रहता है सामाजिक क्रम एवं न्याय एवं व्यवस्था विन्यास, इस तरह से लिखा रहेगा, फिर भी वही यही बात हुआ। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो हर हाल में व्यक्ति समाज के नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है उसको इंटरकास्ट लड़की से शादी करना है, लेकिन समाज में ऐसा नियम बना हुआ है कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो लड़का समाज के नियम को मैंने समाज के नियम के डर से उन नियम को पालन करने के लिए एकदम एक समान रूप से पालन करना, समाज का हर लोग पालन करना चाहिए, इसलिए इस डर से वो नहीं शादी कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग अब चलता है, यानी उसको मान के चलता है कि हम नहीं करेंगे इंटरकास्ट मैरिज, समाज में नियम बना हुआ है नहीं करेंगे, तब उसको कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक, यानी समाज का हम हर हाल में नियम को मानेंगे चाहे जो भी हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो नहीं हो, तो उसको कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक, तो एकदम याद रखिएगा कि एक व्यक्ति समाज में बने गए नियम कानून को पालन करना और यह तर्क देता है कि समाज में जो नियम कानून है, नियम कायदे हैं, नैतिकता के प्रतिमान है, उसको सब लोग को समान रूप से पालन करना चाहिए, हर हाल में पालन करना चाहिए, तो उसको कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक, अब देखिएगा यहाँ नैतिकता था सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नैतिकता, और यहाँ उसकी अपनी नैतिकता होगी, स्वयं की नैतिकता होगी, बालक के पास स्वयं की नैतिकता होगी। ठीक, अब देखिएगा यहाँ स्वयं की नैतिकता होगी, इस स्तर पर मैंने इस स्तर जो है उत्तर परंपरागत स्तर के भी कितने अवस्था है, 2, तो अब इसके बारे में समझते हैं। अब बच्चा का अपना नैतिकता आ जाएगा। जैसे अब देखिएगा इसका फर्स्ट जो मतलब अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, या इसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंधन नैतिकता। ठीक है, ये क्या है सो समझिए। देखिएगा यहाँ सामाजिक नियम कानून को तोड़ना नहीं चाह रहा, हर हाल में उसको पालन करना चाह रहा है। यहाँ क्या है, अगर लगेगा कोई समाज या का नियम या कानून पूरे मानव समुदाय के लिए सही नहीं है, ठीक है, अगर मानव समुदाय के लिए सही नहीं है तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, हम नहीं अपने समाज के सब लोग मिलकर उसमें संशोधन परिवर्तन करेंगे, तो उसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंधन नैतिकता। मतलब इस स्तर पर जो व्यक्ति में नैतिकता होता है वो किसी भी समाज के नियम कानून को प्रजातांत्रिक रूप से जो सही होता है, समाज के लिए सही होता है, उसके अनुसार मैंने नैतिकता का पालन करता है, उसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंधन
उन्मुखता। जैसे यहाँ पर देखिए, इंटरकास्ट मैरिज इसलिए नहीं किया कि समाज में नियम बना हुआ है कि नहीं करेंगे, लेकिन जब इस स्तर पर व्यक्ति आएगा तो अपना कहेगा हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, नियम कानून बना है, हम कोर्ट में भी नियम बना हुआ है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो अगर इस नियम कानून में तर्क देख के समाज के नियम को के प्रति प्रश्न खड़ा करता है, समाज के नियम पर उंगली उठाना चाहता है, अगर मानव समुदाय के लिए सही है, तो उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंधन नैतिकता। जैसे देखिएगा, पहले समाज में बना हुआ था कि वो सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा में जब कोई महिला सती होती थी तो कोई पुरुष अगर मर जाते थे तो उसके साथ ही महिला को जिंदा ही जला दिया था, उसको कहते थे सती प्रथा। तो उसको लगा कि लोगों के हित में कि ये मानव समुदाय के लिए सही नहीं है, तो इसमें समय के साथ बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया, सोच करके कि समाज के नियम कानून बना था जिस समय था, अब नहीं चलेगा, अब इसमें हम बदल सकते हैं, उसको कहेंगे सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। ठीक, जैसे मान लीजिए समाज में चला हुआ है कि कोई आदमी मरेंगे तो मृत्यु भोज होगा। अगर कोई आदमी यह तर्क देता है कि अब के बाद मृत्यु भोज को बंद कर दिया जाए, मृत्यु भोज सही नहीं है, समाज के नियम कानून परिवर्तन कर दिया, तब उसको कहेंगे सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। ठीक, अगर कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कि समाज के नियम कानून में हम लचीले हैं, हम उसमें परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं यदि वह मानव समुदाय के लिए सही नहीं है, यानी मतलब लाभदायक नहीं है, तो ठीक, तो आदमी कहाँ है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में। ठीक, अब अंतिम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये क्या है सो समझते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस स्तर पर व्यक्ति का अपनी स्वयं की नैतिकता है और व्यक्ति अपने अंतरात्मा से नैतिक निर्णय लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर अंतरात्मा से नैतिक निर्णय लेता है तो आदमी कहाँ है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति अब दूसरे का ये नहीं देखता है, दूसरे का अपेक्षा के दूसरा क्या सोच रहा है उस पर नहीं, अपने आंतरिक मानकों के अनुसार, अपने आंतरिक आदर्शों के अनुसार अगर कोई नियम कानून तय करता है या अपने आंतरिक अकॉर्डिंग के वो अगर कहता है, तब उसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। जिससे अगर किसी व्यक्ति को लगेगा कि हम देश के खिलाफ हम गद्दारी नहीं करेंगे, अंदरूनी मानव सबको चाहे इसके लिए कितना भी पैसा दिया जाए, तो आदमी कहाँ है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक, अगर आंतरिक मतलब किसी भी हाल में हम मतलब आंतरिक रूप से उसका कह रहा है, हमारा अंदर का दिल गवाह नहीं दे रहा, हम ये काम नहीं करेंगे, मेरा दिल ये कहता है, हम आंतरिक आदर्श के अनुसार अपना उसमें डेवलप हो गया, तब उसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी जब भी रहेगा कि एक व्यक्ति अपने आंतरिक मानकों या आंतरिक आदर्शों के अनुरूप अगर व्यवहार कर रहा है या नैतिक निर्णय ले रहा है, नैतिकता का माने नैतिकता के प्रतिमान का पालन कर रहा है, तो व्यक्ति कहाँ है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पे। तो ये जो सबसे उच्च स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर, इस स्तर पर लगभग 25% ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, नहीं तो अन्यथा पूरे जीवन व्यक्ति यहीं तक रहते रहते ही निकाल लेता है, इससे आगे वो नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर तरह के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको जितना ज्यादा अच्छी तरह से इसके भाषा को समझे रहिएगा। मेन इसमें जो है भाषाएं, इसके अन्य सारे हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, अंग्रेजी में एक ही नाम है, वही याद रखिएगा। इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल, इसको कहते हैं कन्वेंशनल, इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक, अब देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे रहता है कि अगर कहेगा एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति के साथ व्यक्ति के अनुरूप उसके अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, तो उसको कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से व्यवहार करता है, तो उसको कहते हैं साधनात्मक सापेक्षिक, उसको कहते हैं लेन देन, या उसी को कहते हैं यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता। एक व्यक्ति दंड या लोभ के कारण, दंड से बचने के लिए या लोभ के कारण आज्ञा का पालन करता है, तो उसी को कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ठीक, अब देखिएगा, एक व्यक्ति समाज के नियम कानून को कहता है कि हर व्यक्ति को समान रूप से पालन करना चाहिए, इसका किसी भी हाल में मतलब इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो वो आदमी कहाँ है, सामाजिक क्रम एवं संपोषित में। अगर एक व्यक्ति कहता है कि समाज के नियम कानून अगर मानव हित के लिए सही नहीं है, तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता।
ठीक, जैसे नहीं कहते सती प्रथा अगर सही नहीं था तो उसमें आप धीरे धीरे बदलाव करके हटा दिया तो उसको कहते थे सामाजिक अनुबंधन। मृत्यु भोज धीरे धीरे अगर बंद कर रहा है तो उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंधन होगा। अगर भोजपुरी गीत गांव में धीरे धीरे बंद करना चाह रहा है कि अश्लीलता फैला रहा है, इसको धीरे धीरे अपने समाज में बंद करवा दो, सब लोग अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। ठीक, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में अगर कोई व्यक्ति अपने आंतरिक आदर्शों से, अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप दूसरे का अपेक्षा ये सब ध्यान नहीं देगा, अपने आंतरिक आदर्श से अगर नैतिकता का पालन करता है तो उसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। जैसे समाज सेवा हम अपना आंतरिक आदर्श करेंगे चाहे जो हो, जैसे देशभक्ति हुआ, ये सब कथी में आएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस तरह से आपने ये तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। ठीक, अब देखिएगा इनके सिद्धांत की आलोचना में सबसे प्रमुख आलोचना है कि इन्होंने महिलाओं पर प्रयोग नहीं किया। इनका जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। ठीक है, जेंडर पक्षपात को दर्शाता है, ये ऐसा कहा गया है, जेंडर बाइस्ड है, मतलब जेंडर से मैंने जेंडर पक्षपात है। अब ध्यान दीजिए, तो इनके सिद्धांत की आलोचना एक व्यक्ति की है, उनका नाम है कैरोल गिल्गन। ठीक है, उनका नाम क्या है, कैरोल गिल्गन। और कैरोल गिल्गन ने आलोचना करके यह तर्क दिया कि एक ही सिचुएशन में महिला और पुरुष की नैतिकता क्या होता है, अलग अलग होता है। महिला की नैतिकता देखभाल पर निर्भर करती है और पुरुष की नैतिकता न्याय पर निर्भर करती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो बच्चा कहीं लड़ गया, तो जिस बच्चा को कोई बच्चा ने मारा, उसके माता पिता जो बच्चा मारा इसके घर पे आ गए उनको कहने के लिए कि आपके लड़का ने मेरे लड़का को मारा है। तो इस लड़का के माता पिता घर में थे, दोनों बाहर निकले। ठीक, जब उनके माता पिता ने कहा कि आपका लड़का मेरे लड़का को मारा है, तो उनकी माता कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपका लड़का ही कुछ किया होगा तब मेरा लड़का मारा होगा। पिता कहेगा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, एक बार लड़का तोरा मैंने ये मारा है आपके बच्चे को, तो आप भी इसको मारिए, एकदम अभी ये मारिए, अगर ये मारा है तो आप भी इसको मारिए। ठीक, और उसकी माँ कहेगी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा गलती ही नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पिता जो है बगल में वो कह रहे हैं कि नहीं अगर ये मारा है तो इसको भी मारिए, एकदम नहीं अगर मारेंगे तो वही मारना वही शुरू कर देंगे। मतलब उनका पक्ष रहता है न्याय दिला देंगे तुरंत, और लेकिन महिला का रहता है कि पक्षपात। आप देखिए कितना भी बड़ा गलती बेटा कर देता है तो उसकी कहती है कि माँ ऐसा मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसे बेसी आलोचना से जो प्रश्न पूछा जाता है इस 6 to 8, जब आप बैठिएगा 6 to 8 सीटेड में, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसे हर तरह के जो टीचिंग एग्जाम है उसमें इससे प्रश्न आते हैं इनके सिद्धांत से। ठीक है, अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे इनके बारे में, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। ठीक, जय हिंद।